नमस्कार। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सीबीआई और ईडी ने लालू परिवार पर अपने शिकंजे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। पहले लालू और राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर पूछताछ हुई, तो अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया है। हालांकि तेजस्वी ये कहकर नहीं पहुंचे कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, लेकिन सवाल यह है कि 2024 से पहले जांच एजेंसियां अचानक से इतनी सक्रिय कैसे हो गई, या फिर अपना रूटीन काम कर रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जांच एजेंसियों से विपक्ष की टेंशन बढ़ी हुई है और वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर सीबीआई और ईडी को अपना सियासी हथियार बना रही है। आईआरसीटीसी स्कैम में सीबीआई और ईडी की जांच की रडार में लालू यादव की बेटियां भी आ गई हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या वाकई में सीबीआई ईडी अपना काम निष्पक्षता के साथ कर रही है, या फिर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सियासी एजेंडे के तहत उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का जाल ऐसा कि लालू परिवार का एक एक सदस्य इसकी जद में आ रहा है। लालू और राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले ईडी ने लालू की 3 बेटियों के साथ साथ दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी की और फिर सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए समन थमा दिया। सीबीआई पहले ही इस केस में लालू यादव और राबड़ी देवी से घंटों की पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने पर्याप्त सबूत जुटा लिया, तेजस्वी यादव पर भी एक्शन लेने का सबूत जुटा लिया। तेजस्वी का नाम कभी भी लैंड फॉर जॉब में था ही नहीं, और जिस समय का ये मामला है, मैंने तेजस्वी ने भी कहा है कि हमारी मूछ भी उस समय नहीं आई थी। तो तेजस्वी को क्यों बुलाया है, ये समझ के बाहर की बात है। बाकी को आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, मैंने हमारे खिलाफ पूछताछ के लिए एविडेंस है, आपने पूछताछ किया, ठीक है, लेकिन तेजस्वी का तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्यों बुलाया। ईडी और सीबीआई ये दोनों अभी वर्तमान में भारत सरकार की कठपुतली हो गई है। जहां जहां जो उनके विरोधी हैं, किसी भी राज्य में जो बीजेपी के विरोधी हैं, 24 के आने वाले चुनाव को देख करके घबराए हुए हैं। चूंकि जिस तरीके से विपक्ष का गठबंधन बन रहा है, उस गठबंधन को ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से बिखरे, टूटे, डराना, धमकाना। आरजेडी के नेता बार बार जांच एजेंसियों की कार्रवाई को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं और इस बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो छापे के वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में तेजस्वी यादव की मौजूदगी से लालू परिवार के खिलाफ केस मजबूत बन सकता है। इससे ये साबित करने में मदद मिलेगी कि तेजस्वी घोटाले में शामिल कंपनी की संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी का ये घर एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी पाने वाले एक शख्स ने इस कंपनी को 9,527 वर्ग फीट जमीन महज 10,83,000 रुपए में दे दी थी। आरोपों के मुताबिक राबड़ी देवी 2014 से इस कंपनी की निदेशक है। जाहिर है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ अब मुसीबत का पिटारा खुलने वाला है। जांच एजेंसियों के एक्शन के बीच लालू परिवार पर बढ़ती कार्रवाई पर सियासत गरमा रही है। आरजेडी की सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी को निशाना बना रही है। हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया।
उधर बीजेपी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को पूरी तरह से गलत बता रही है। पूरे लालू परिवार के कई सदस्यों को इस घोटाले में घिरा बता रही है। बार अगर मुकदमा दर्ज हो गया और प्रमाण है, सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट के अंदर एक एक प्रमाण दिया है कि किस व्यक्ति को कहां नौकरी लगी और कितने कट्ठा जमीन उन्होंने लिखवाई। पटना शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन इन लोगों ने औने पौने दाम पर लिखवा लिया। अब मैं तो जानना चाहता हूं ललन जी और नीतीश कुमार से, ये हृदयानंद चौधरी कौन है जो रेलवे में राजेंद्र नगर कॉम्प्लेक्स में 4th ग्रेड की एम्प्लॉय थी, जिन्होंने 60 लाख की अपनी जमीन और हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट कर दिया और बाद में उस जमीन को इन लोगों ने एके इन्फो सिस्टम को बेच दिया। तो यानी तिकड़म का और जालसाजी का जो भी तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल लालू यादव उनके पूरे परिवार ने किया। 15 मार्च को लालू राबड़ी समेत तमाम आरोपियों की कोर्ट के सामने पेशी और इस पेशी से पहले ईडी सीबीआई की कार्रवाई आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है। घोटाले के आरोपों में फंसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पटना से चंद्रभूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई ताकि आप ये समझ सकें कि ये पूरा मामला क्या है और इसी पर हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय टाइगर जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं बिहार के। अजय उपाध्याय जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं जो एमएलए हैं, स्पोक्सपर्सन है आरजेडी के, आपका भी स्वागत है। अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के स्पोक्सपर्सन हैं। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, एलजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ सुशील मोदी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन संजय टाइगर जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। पानी सिर के ऊपर चला गया है, आप लोगों ने गर्भवती महिला बहनों को भी नहीं छोड़ा, 14 घंटे से परेशान कर रखा है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि विपक्ष से वो हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब की तरफ से, और यही आरोप कमोबेश हर कोई लगा रहा है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो कानून एजेंसियां जांच करेंगी, अपना काम करेंगी। आखिर ये जांच एजेंसियां क्यों बनी थी? भ्रष्टाचार का जांच करने के लिए, अपराध का जांच करने के लिए। आप जब आरोपों के घेरे में हैं, आपके विरुद्ध जांच हो रही है, तो आप कभी कहते हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है, उस मौसम में जांच होनी चाहिए। कभी कहते हैं पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तब क्यों जांच हो रहा है, कभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, कभी अमुक राज्य में चुनाव है तब क्यों जांच हो रही है। आपसे पूछकर जांच होगी क्या? जांच एजेंसियां जब उचित समझेगी जांच करेंगी। ठीक है, बढ़िया बात आपने कही, प्रक्रिया है, बढ़िया बात आपने कही कि भाई जांच होती है। सही बात है, जांच एजेंसी बनी तो जांच करेगी, पूछ के थोड़ी ना करेगी। लेकिन अगर केवल विपक्ष पे करेगी और विपक्ष वाले कहेंगे कि जो बीजेपी के पास चले जाएंगे उन पर नहीं करेगी, तो फिर तो सवाल खड़ा होगा। आपको नाम गिना दे रहा हूं मैं जो विपक्ष वाले कह रहे हैं नारायण राणे पे मामला आया, बंद हो गया। शुभेंदु अधिकारी के मामले पर कोई अता पता नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा का नाम वो लेते हैं, भावना गविल का नाम लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे, येदुरप्पा जी से लेकर बहुतेरे नाम हैं। वो कहते हैं जिस कर्नाटक में ईडी को जाना था वहां से रास्ता बिहार मोड़ दिया गया, दिल्ली मोड़ दिया गया। तो फिर एक तरफा कार्रवाई को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ना सर, कि अगर यहां पर एजेंसियां काम कर रही हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं कर रही हैं? ये कोई सर्वदलीय कमेटी नहीं बनी है कि सारे दल के सदस्य उसमें सहभागी रहेंगे और सबकी उसमें भागीदारी होगी। अरे जो भ्रष्टाचार करेगा उनके खिलाफ आरोप होगा। केरल में तो कम्युनिस्ट पार्टी की अरसे से सरकार है, तो केरल के मुख्यमंत्री जांच के घेरे में तो नहीं है, वो मेरे साथ तो नहीं है। नवीन पटनायक हमारे साथ तो नहीं है। क्या नवीन पटनायक के विरुद्ध जांच हो रही है? देखिए, जो गड़बड़ी करेगा उसके विरुद्ध जांच होगी। और मैंने कभी नहीं सुना है या देखा है कि जो आरोपी होता है वो ये कहता है कि हमने अपराध किया है। जब साक्ष्य सबूत जुटा दिए जाते हैं, आरोपियों का आमना सामना होता है, तब कबूलनामा सामने आता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं अपराधी अपराध कबूल नहीं आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर बिहार अपराध कबूल करेंगे, साक्ष्य सबूत जुटा रही है। ठीक बात है। तो आपकी बात से दो सार निकले मेरे पास, उसके बाद मैं बाकी लोग के पास जाऊंगा। एक, एजेंसियां जो हैं वो कोई सरदल कमेटी नहीं है, जहां उनको जांच करना हो करेंगे। अब ये इत्तेफाक हो सकता है खाली विपक्ष पर जांच हो रही है। और दूसरा, दिल्ली से लेकर यानी सिसोदिया जी से लेकर लालू जी के परिवार तक जो अलग अलग जगहों पर जांच हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि गलत काम किए। यही दो बातें हैं जी।
बिल्कुल। देखिए, मैं पूछता हूं कि आज जो लोग सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लालू जी का चारा मामला में जेल जाना, न हमारी केंद्र में सरकार थी न राज्य में सरकार थी, और जांच के लिए कौन गया था अदालत? यही शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं, यही ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सीबीआई जांच हो, जांच हुई, लालू जी जेल गए। उस समय हमारी हुकूमत तो नहीं थी। तो आप जब जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं करते तो दोहरी बात क्यों करते हैं? बिहार में सृजन मामले में तेजस्वी यादव ने चिघाड़ कर कहा था कि सीबीआई जांच हो, और नीतीश कुमार ने जांच का आदेश दिया। तो जब सीबीआई भरोसेमंद नहीं है तो आप उसकी मांग क्यों करते हो? ठीक है, यानी आपके अनुसार सीबीआई काम करे। ठीक है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, निष्पक्ष जांच अब मैं आपके पास आ रहा हूं और जो सवाल के घेरे में आएंगे कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है अख्तरुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल आप लोगों का था कि विपक्ष पर क्यों होता है, वो मैंने पूछ लिया। जवाब देने के लिए वो बाध्य जिस तरह से है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। अब सवाल मेरा आपसे है, जो बात यहां पर कही गई बीजेपी की तरफ से कि आपको तो आपके अपनों ने लूटा है, जो आज आपके सबसे बड़े हमदर्द बने हैं, इन्हीं लोगों ने केस में जाकर सबूत दिए, इन्हीं ललन सिंह ने क्या क्या बातें कही, इन्हीं नीतीश कुमार ने एक दौर में स्पष्टीकरण मांगा था इसी मामले को लेकर जब सरकार बदल गई। तो आपके ऊपर यह मामला तो जेडीयू की तरफ से आया है, अब वो मामला बढ़ रहा है तो शिकायत क्यों? और दूसरा जो आरोप आप लोग पर लग रहा है वो ये कि आप लोग गरीब गुरबा के नाम पर लाखों करोड़ों की संपत्ति छाप कर बैठे हुए हैं और अब उस पर जांच हो रही है तो आप लोग गरीब गुरबा की दुहाई दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि गरीब परिवार में आप लोग भी थे इमरजेंसी तक, और आज पूरे परिवार के पास ये आरोप लगते हैं कि 50 पीढ़ी तक की संपत्ति हो गई है। नहीं, देखिए, जो भी जदयू के नेता का नाम है कि उन्होंने शिकायत किया था, 2005 के आसपास का मामला है। 2008 में सीबीआई ने जांच किया, पूरे मामले को तहकीकात किया, उसमें कोई भी साक्ष्य नहीं पाया। पुनः फिर 2010 में भी जांच किया और सीबीआई ने जांच करने के बाद कोई भी साक्ष्य नहीं पाया। और इनकी सरकार आए हुए भी 9 साल हो गए। 9 साल में अगर कोई साक्ष्य होता तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल कुछ तो कार्रवाई होती। जब देखिए, जब चुनाव आ रहा है 2024 का, तब ये कुछ कह रहे हैं कि दोषी है, दोषी है। अरे भैया, 2 बार सीबीआई जांच कर लिया, 9 साल आपने भी देख लिया। बात समझिए, गलती हमसे कहां हुई है? गलती ये हुई है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जनता ने हमको बना दिया है, यह सब गलती हुई है। 2020 के चुनाव में ग्रांड अलायंस था, जदयू, भाजपा, तमाम दल एक थे और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन। अरे अख्तरुल साहब, यही जेडीयू की तरफ से शिकायत हुई, इसके बाद चारा घोटाला में दोषी हो गए, वहां सजा करार दे दी गई। और आज भी जो मामला आया है, लालू यादव करीबी के ठिकानों पर रेड में 53 लाख रुपए कैश, यहां पर डॉलर में पैसा मिला, 540 ग्राम सोना, 1.5 किलो सोने के आभूषण जब्त किए गए। तो ये सारी चीज तो निकल कर आ रही है। 53 लाख रुपए कैश छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं सर। 25-50 लाख रुपए के जेवरात, आप भी एंकर हैं, आप भी अनुमान करते होंगे कि एक आध घर आपके पास भी होगा, आपके पास भी 10-5 लाख का सोना होगा, आपके पास भी गाड़ी होगी। 25-50 लाख एवरेज जो लोग, क्योंकि फकीर तो नहीं है, कोई अच्छा जॉब करते हैं। 53 लाख रुपए कैश सामान्य बात है सर, घर में 53 लाख रुपया कैश रखना। वो तो जवाब देते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, क्या देते हैं, नहीं देते हैं। 25-50 लाख रुपया देश का करोड़ों लोगों के पास। नहीं, बिल्कुल सही बात है, 25-50 लाख रुपए सही बात है, आपने भी बनाया होगा, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। लेकिन फिर जो सवाल आप पर आरोप लगता है वो ये कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, सैलरी करोड़ तो ऊपर होगा। नहीं, आपका भी सैलरी करोड़, 2 करोड़ रुपया, आपका भी सालाना सैलरी ज्यादा होगा। आजकल बिहार पुलिस बहुत एक्टिव है, हमारे यहाँ भिजवा दीजिएगा सर। नहीं है सर, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, चैनल खर्चा उठाते हैं सर। चलिए ठीक है सर। अरे सुनिए ना अख्तरुल सर, अख्तरुल जी सवाल सुन लीजिए सर। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 25-50 लाख रुपए नेता बनते हैं, आसानी से आते हैं। लेकिन एक सवाल जो मुझसे कई लोगों ने कहा वो पूछा जाए कि वो तमाम लोग जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, वो इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे बना लेते हैं? क्योंकि करोड़ों की संपत्ति अगर बन जाती है तो कोई तो फॉर्मूला होगा, और यही आरोप यहां लग रहे हैं, चाहे वो नौकरी के बदले जमीन घोटाले की बात हो या बाकी जगहों पर, कि ये करोड़ों अरबों की संपत्ति कैसे बन गई? इतना बड़ा कौन सा बिजनेस था? आय से अधिक संपत्ति का मामला लालू जी पर, राबड़ी जी पे चला था मामला, केस, लंबे केस चला, न्यायालय से बाइज्जत बड़ी हुए, पूरी सीबीआई ने कहीं कोई संपत्ति नहीं दिखाया। आय से अधिक संपत्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए चैनल पे ये बात आप नहीं बोल सकते हैं। उसमें बाइज्जत बड़ी, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में क्या कहा गया कि हमने आपको नौकरी दी और 1 लाख स्क्वायर फीट की जमीन जो थी वो ले ली, तो वो भी तो संपत्ति आ रही है ना सर, वही तो आरोप लगा रहे हैं।
वो कह रहे हैं नीतीश जी, ललन सिंह जो कह रहे थे पहले कि डॉक्यूमेंट दिए गए, सुशील जी कह रहे हैं ललन सिंह ने डॉक्यूमेंट दिया उस बात को लेकर, सारे साक्ष्य दिए, सीबीआई ने चार्जशीट में डाला। हम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर आय से अधिक संपत्ति का केस चला, 5 साल 7 साल 8 साल चला। जज ने अंत में फैसला दिया कि कहीं कोई संपत्ति भी प्रस्तुत, ठीक है, लेकिन आप मौजूदा दौर में ये आरोप लग रहा है कि पिछली सरकारों में आप लोग को आसानी हो जाती थी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, परेशान किया जा रहा है, ठीक है, आपको परेशान किया जा रहा है क्योंकि आप बिल्कुल ठीक बात है, तो भाजपा के साथ रहिए, ठीक है, उनके अनुकूल राज्य में गठबंधन कीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट यह बताता है कि बिहार में भाजपा समाप्त हो गई है। ठीक है, आपकी ये बात को मैं नोट कर ले रहा हूं। एक बार फिर से जब बीजेपी के पास जाऊंगा मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि क्या सरकार को लेकर इतनी हड़बड़ तड़बड़ है। लेकिन हमारे साथ अभिषेक झा जी भी हैं। अभिषेक जी, बड़ी हैरानी होती है क्योंकि बीजेपी भी बार बार ये कह रही है कि साहब सबूत तो सारे आप ही लोगों ने दिए थे उस दौर में। आज जो जेडीयू के नेता हैं वही बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी 2020-21 का बयान है कि तेजस्वी जी को घोषित करना चाहिए, कितने लोग का जमीन हड़प के उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, ऐसे बहुत सारे बयान आप बोलेंगे, मैं प्ले भी कर दूंगा। तो ये जो बदलाव हुआ है ये क्यों हुआ है? इसी मामले को लेकर आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा था, जिसके बाद सरकार से अलग हो गए। तो नीतीश कुमार जी बदल गए हैं या सरकार में सत्ता चलाने की मजबूरी ऐसी है कि अब बदले बदले आप लोग नजर आ रहे हैं? नहीं, हम लोग कहीं से भी नहीं बदले हैं और ये भ्रामक बातें भाजपा के द्वारा ही फैलाई हुई चीज है। समझना ये जरूरी है कि नीतीश कुमार जी ने जिस मसले को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगा था, सीबीआई लंबे समय से जांच कर रही है। जिस केस के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2008 का केस बताया जाता है। इतने वर्ष बीत चुके हैं, तब तक भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ छापे और पूछताछ की हो रही है, कोई तथ्य कोई साक्ष्य सामने नहीं। मैं अभिषेक जी आपको आपके पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह उनका बयान कोट करके सुना दे रहा हूं। ललन सिंह ने 5 अक्टूबर 2017 को कहा कि अगर 2008 में इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई होती तो यह कार्रवाई उस वक्त हो जाती, लेकिन अब सीबीआई निष्पक्ष जांच की तरफ बढ़ रही है। इस मामले में पुख्ता सबूत है, कागजात है। इस बयान को लेकर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। नौकरी घोटाले में 24 जगहों पर छापेमारी हो रही है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और नौकरी घोटाले में 24 जगहों पर छापेमारी हो रही है और खबर अब देखिए आ गई है। 1 करोड़ रुपया कैश मिला है। यह ईडी की तरफ से बताया गया है कि 540 ग्राम सोना, सोने के 1.5 किलो के आभूषण और 1 करोड़ रुपया कैश। अब यह भी अगर छोटी मोटी रकम है तो फिर समझना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों में आता है और वहां के अगर गरीब गुरबों की सरकार में 1 करोड़ रुपए से ऊपर कैश मिलता है तो फिर इसको लेकर सवाल जवाब होंगे। इधर 1900 अमेरिकी डॉलर जो है वो भी जब्त किए गए। अभिषेक जी पहला तो रिएक्शन यही दे दीजिए कि ये 1 करोड़ रुपया कैश जो है ये सामान्य बात आपको लग रही है या थोड़ा सा हतप्रभ करने वाली है? और दूसरा, ललन सिंह का बयान मैंने कोट किया, उस बयान से इतर अब वो कह रहे हैं कि केवल सरकार चल रही है जेडीयू के साथ, इस वजह से कार्रवाई हो रही है। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी के आज के ट्वीट को भी तो देख लीजिए। आज भी उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इतने वर्ष बीत गए और उस वक्त आपने आरोप लगाया, छापे पड़े, जांच हो रही थी, सामने कुछ भी नहीं आया। आरोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है शुभांकर जी, लेकिन तथ्य सामने आने चाहिए। तथ्य तो सामने आए नहीं। और 1 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, बेशक हम जैसे सामान्य लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि है, लेकिन जिनके यहाँ छापे पड़े हैं, जिन व्यक्तियों के यहाँ, जिनको करीबी बताया जा रहा है, उनका प्रोफाइल क्या है? हो सकता है वो बड़े बिजनेसमैन हो। नहीं तो जेडीयू सब पे आरोप लगाएगी सर। जेडीयू जब बीजेपी के साथ रहेगी तो कहेगी मनमोहन सिंह ने निष्पक्ष जांच नहीं करवाई। ये खबर का आर्टिकल भी खोले बैठा हूं, आज तक पे खबर छपी है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने रेलवे टेंडर मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करवाई, मनमोहन सिंह पर आरोप था। और अब वो कह रहे हैं कि 2 तोते उनके पास हैं तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग जिसके साथ होते हैं उसके खिलाफ बोलते हैं। तोता नहीं, तोता और मैना कौन बोलते थे ये देश की जनता अच्छे से जानती। जब ये लोग विपक्ष में थे, शब्दावली छोड़िए, मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूं। आपने पहले मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया, आज केंद्र की मोदी सरकार पर, दोनों में एक तो गलत होगा। केंद्र की, अच्छा एक बात बताइए शुभांकर जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। साफ तौर सी बात है कि बड़ा हसीन इत्तेफाक है, बड़े हसीन से ख्याल बताए भाजपा के साथी प्रवक्ता ने, और ये लोग इतने बेचैन होकर बयान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी के प्रवक्ता यही लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्या हसीन इत्तेफाक है कि पूरे देश में सिर्फ आप विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही रेड पड़ रही है और आपके यहाँ सब लोग दूध के धुले हैं? ऐसा क्या खास है? आपने कई लोगों के नाम गिनाए शुभंकर जी, मैं आपको निष्पक्ष पत्रकार के रूप में समझता, जानता और मानता हूं। आपने इतने लोगों के नाम बताए जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी या जांच चल रही थी। ये सभी के सभी लोग जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं
तो ये सब के सब इनके सारे अभिषेक झा जी देखिए, आप मेरी तारीफ करके मेरे सवाल से नहीं बच पाएंगे सर। मैंने बीजेपी सवाल पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे अभिषेक झा जी से जानना है कि ललन सिंह ने मनमोहन सिंह को लेकर कहा वो गलत था, या जो आज वो कह रहे हैं वो गलत था। आप जवाब नहीं देना चाहें, आपका अधिकार है। मैं अगले मेहमान के पास बढ़ जाऊंगा। नहीं, मैं साफ तौर पर आपको बता रहा हूं। तब भी देखिए, हम लोगों की मंशा क्या हो, एक आम नागरिक या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होने के नाते जब हम शुचिता की बात करते हैं राजनीति में, तब हमारी इच्छा यही होती है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच करें। कोई गलत करे, आप करें, मैं करूं, कोई करे, कितने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना, चीजें सामने चली आए। लेकिन सोचने की बात यह है कि मनमोहन जी की सरकार जब थी तब भी इतना वक्त लग रहा था सीबीआई को तथ्यों तक पहुंचने में, और आज जब इतने वर्ष बीत चुके हैं, भाजपा का शासन है, आपकी ठीक है, आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। मेरे साथ अजय जी भी हैं। अजय जी, कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने शारों में जिक्र कर दिया, और मुझे अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया मन में कि बीजेपी कुछ अलग नहीं कर रही है, वही कर रही है जो कांग्रेस ने सिखाया था, जो कांग्रेस सिखा कर गई थी। तब भी आप लोग सीबीआई ईडी के नाम पर डराते थे, और उसी परिपाटी को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। ये अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है इस पूरे मामले को लेकर। तो सवाल फिर ये कि आप कैसे अलग हैं और आपको कैसे अधिकार है, क्योंकि सत्ता में रहते यही काम तो आप भी करते थे। देखिए शुभंकर जी, आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार जब भी काम की है तो वो बदले के भाव से नहीं, अपराधी को अपराधी समझकर या अपराध के मामले में अपना पराया कभी नहीं समझी। लेकिन आजकल बड़ा सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री जी की एक सफल योजना चल रही है, और उनका मैं चर्चा जरूर आपके इस चैनल के माध्यम से करूंगा। पहली जो इनकी योजना है वो है पाप धो योजना। आ मुकुल जा मुकुल, आ जीत जा अजीत, आ शुभेंदु आ राणे, और सबके पाप धो जाते हैं। दूसरी योजना जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मित्र बचाओ योजना। आजकल मित्रों को बचाने में पूरी, चाहे येदियुरप्पा जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, ऐसे सैकड़ों चीज हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, इतना लाखों करोड़ रुपए का घोटाला भी सबके सामने है अडानी जी का। एक चपरासी भी ईडी सीबीआई का आज तक नहीं जा पाई, ये आश्चर्य अपने आप में होता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल ये है, जो आज का ये सब जो दौर आप दिखा रहे हैं, इसमें है पीएम प्रताड़ना योजना। विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाओ। कोई इनको भ्रष्टाचार से यदि मुक्ति चाहिए थी देश में और वो मुद्दा होता तो ये सबके साथ समान व्यवहार करते। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नारा जब सत्ता में नहीं थे तो एक नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज जानते हैं नारा क्या हो गया, ऐसे गियर चेंज किए हैं ये। आजकल नारा हो गया है, मैं खुल्लम खुल्ला खाऊंगा, मित्रों को बचाऊंगा और विरोधियों को जो है प्रताड़ित करवाऊंगा ईडी सीबीआई से। अब आपके ये नारा अब आपके लिए भी 2-3 सवाल मेरे पास है। पहला सवाल, कांग्रेस की सरकार जब थी तो कितने सहयोगियों पर आप लोगों ने केस ठोक दिया था? देखिए उस समय कई सहयोगी थे, जिन लोगों ने गलत किया उन पर केस आए। आप पर आरोप लेकिन हमने आप लोग ब्लैकमेल करते थे। मायावती अखिलेश दोनों कहते थे कि सीबीआई का डर दिखाया था। देखिए अखिलेश जी और मायावती जी का तो स्टेटमेंट ठीक है, उनके अपने संदर्भ रहे होंगे उस समय, और आरोप प्रत्यारोप ऐसा नहीं है, उस समय भी लगते थे, मैं ये भी नहीं कहूंगा। अब दूसरा सवाल, लेकिन सच जो है ये है, अब सच को लेकर सारे केसेस जो हमने किए थे, लालू यादव पर जो ये आरोप लगे हैं, लालू यादव पर जो ये आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर आरोप लगे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, हमने निष्पक्षता के साथ कहा कौन था सर? हम तो कह रहे हैं निष्पक्षता प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह की मनमोहन सिंह थे। ललन सिंह का जो बयान है कि मनमोहन सिंह ने निष्पक्ष जांच नहीं करवाई, सीबीआई को पहली बार तो था सुप्रीम कोर्ट में किसकी सरकार में कहा गया था? शुभंकर जी, हमने ये केस दर्ज कराया था और भी कई लोगों पर केस दर्ज कराया था, और जो कोर्ट की प्रक्रिया थी, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कोर्ट ने इनके ललन सिंह उस दौर में झूठ बोल रहे थे। आप ये बात जेडीयू के प्रवक्ता से कहेंगे? हो सकता है उस समय की राजनीतिक उनकी क्या समझदारी थी, उनके पास क्या तथ्य थे, वो किस धारा में उस समय थे, ये हो सकता है। लेकिन हमने जांच कराई अपने ही साथियों पर, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी किया। आज तो अपने साथी पर जांच ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो दूध के धुले हुए हैं। भाजपा के कार्यालय में जाके पानी पी लिया और सत्य हरिचंद्र बन गए। इससे पहले सबसे पापी आत्मा थे, अपनी आत्मा हो गई। मैं आ रहा हूं संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार एलजेपी को भी शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सिर्फ एक चीज आऊंगा सर के पास। अरविंद वाजपेयी जी, आप इस सब के बीच में कहां खुद को पा रहे हैं? क्योंकि जेडीयू और आरजेडी कह रही है कि बिहार में हमारे गठबंधन से बीजेपी डर गई है। बीजेपी कह रही है कि जो भ्रष्टाचारी उन पर कार्रवाई हो रही है। एलजेपी का स्टैंड क्या है, और एलजेपी बिहार की सियासत में इस बीच में कहां अपने आप को दिख रही है? देखिए, कोई भी सिटीजन होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगा, उसका स्टैंड यही होगा कि भ्रष्टाचारियों के साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 1, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज ये जनता का पैसा होता है।
जो लूटा जाता है वो जनता का पैसा है। दूसरा सवाल ये है शुभंकर जी कि कोई भी अपराधी किसी केस में होगा तो वो क्या करेगा, उसके पास क्या डिफेंस है? यही डिफेंस होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विक्टिम हो गया हूं जी। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं, पहले उसको पकड़ के लाओ फिर मेरे से बात करना। क्या ये क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस में ये चीजें अलाउ है? आप क्या अपराधी ये कह सकते हैं पहले दूसरे अपराधी को पकड़ा फिर मेरे को कोई एक्शन लेना? नहीं, लेकिन अरविंद जी जो विपक्ष के नेता कहते हैं कि 2014 के बाद ईडी के केसेस जो है वो कई गुना बढ़ गए हैं, और जो केसेस बढ़े हैं कई गुना, उसमें विपक्ष दावा करता है कि 80-85% केसेस केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के हैं। तो आप इससे इत्तेफाक मानते हैं कि अपराधी पर कार्रवाई हो लेकिन केवल विपक्ष पर कार्रवाई हो, विपक्ष पर जांच हो, तो सवाल ना खड़े हो? अरे भैया, अरे नहीं, सुनिए ना, जो क्राइम करेगा चाहे विपक्ष है, चाहे पक्ष है, चाहे लाल है, चाहे हरा है, चाहे पीला है, उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कानून में ना पक्ष है ना विपक्ष है, कानून में सिर्फ एक वर्ड है अपराधी। जिसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई उसके बाद न तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कोई पावर है, वो सारा का सारा कंट्रोल कोर्ट के पास चला जाता है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास चला जाता है। आपने देखा मनीष का ये देखा कि भाई कोर्ट के सामने 24 घंटे में पेश किया और कोर्ट ने कहा बताओ भाई क्या है इनके खिलाफ। तो ईडी ने और सीबीआई ने बकायदा रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट और तथ्य रखे, जुडिशियस माइंड अप्लाई करके कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी या रिमांड में नहीं। तो वो जो कर्नाटक वाली खबर सर आई थी जिस पर कहा जा रहा था कि कई करोड़ कैश मिला है, वहां पर तो विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। वेरी गुड। हाँ, उसका जवाब है, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है। देखिए, कर्नाटक में जिस एमएलए के लड़के के खिलाफ पैसे की रिकवरी हुई वो एक्टिव था, उसने लॉ में जो रेमेडी अवेलेबल थी फौरन कोर्ट चला गया और वहां से एंटीसिपेटरी बेल करा दी, जो इनको भी अवेलेबल है। ठीक है, यही से सवाल सर निकल रहा है, यहीं से गए थे ना संजय टाइगर जी। देखिए, अब यहीं से सवाल आ रहा है कि एक व्यक्ति जिसके घर करोड़ों कैश मिला उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन फिर दिल्ली में देखते हैं हम कि सीबीआई की जमानत खत्म होती है, वो वहां से पहुंच जाते हैं ईडी के पास। अब सवाल यह है कि जिन पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, अगर उनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल हो रहा है, और इसी पैनल में देखिए बार बार कहा गया, इसलिए फिर से एक बार नाम ले रहा हूं, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा, येदियुरप्पा, प्रताप सरनाइक, ऐसे कई नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं जो बीजेपी में जब शामिल हुए तो उसके पहले जो जांच चल रही थी वो खत्म हो जाती है, और विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप लोग के यहां कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें जो जाता है वो धुल जाता है। लालू जी नहीं गए, इसलिए आप लोग उनके लगातार पीछे पड़े हैं, वरना देश में कई और भी नेता हैं जो शायद सलाखों के पीछे होते लालू जी से पहले। यह कहना है विपक्ष का। देखिए, मुझे लगता है कि जो आरोपियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना हमारे यहाँ एक मुहावरा है, उसको चर्चात कर रहे हैं। आप बताइए कि लैंड फॉर जॉब मामले की जांच की मांग किसने की थी? दिवंगत शरद यादव जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और ललन सिंह जी, ये लोग सीबीआई के पास साक्ष्य सबूत देने गए थे, प्रधानमंत्री मनमोहन जी से आग्रह किया था। अब ये कह रहे हैं कि देर क्यों हो रही है? तो देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कई पेच हैं। अब अदालतों में कई मामले लंबित है, वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या आप न्यायालय पर सवाल खड़ा करेंगे? और केवल सीबीआई और ईडी का मामला नहीं है, जब ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। संजय जी, सवाल न्यायालय पर नहीं आ रहा है, जो आरोप लग रहा है वो एजेंसी पर लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, न्यायालय पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि आप नहीं, आप सवाल यही कह रहे हैं कि देर क्यों हो रही है, इतने देर क्यों हो गई। तो एक विहित प्रक्रिया है, आरोपी पक्ष के पास भी पूरा अधिकार होता है कि उसके खिलाफ अदालतों में जाए, अपना पक्ष रखे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में आखिर लोगों ने अपने करोड़ों की संपत्ति कौड़ी के भाव लालू परिवार को क्यों दे दिया? तेजस्वी यादव 29 वर्ष की उम्र में 22 परिसंपत्तियों के मालिक कैसे हो गए? पटना में कितने करोड़ का, 500 से ज्यादा करोड़ का मॉल कैसे बन रहा था? लोग इनको जमीन क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? आपके यहां से सोना पकड़ा जा रहा है किलो के भाव में, करोड़ों रुपया नकदी पकड़ा जा रहा है, डॉलर पकड़ा जा रहा है, कहां से आया? आपको जवाब देना होगा। अख्तरुल इस्लाम साहब, बात करने से जान ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप आरोप लगा ले वो बात ठीक है,
लेकिन मैं पूछता हूं, देखिए ठीक है, मैं जवाब एक बात और देखिए, एक बात और खत्म करता हूं जी। मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव आदतन भ्रष्टाचारी हैं। जेल जब पहली दफा गए थे चारा मामले में, तो ना हम केंद्र में थे ना राज्य सरकार में थे, क्यों जेल चले गए? ठीक है अख्तरुल साहब, आज आप हमारी कई सारे सवाल आपके लिए, तो हम पे सवाल उठा रहे हैं, अपने दामन में तो ठीक है अख्तरुल जी, पहला सवाल तो यही है कि लालू जी जब पहली बार जेल गए थे तब बीजेपी कह रही है हम सरकार में नहीं थे, और अब तो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं पटना में संपत्तियां हैं, मॉल का जिक्र कर रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं कि इतनी अकूत संपत्ति तो आप लोगों ने छाप ली है, इसीलिए आप लोग जेल जा रहे हैं, या उस तरह से एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं? इसे दुर्भावना का नाम मत दीजिए, ये कुकर्मों का फल है, ये बीजेपी कह रही है। देखिए, जो 1-8 करोड़ रुपए बरामदगी का मामला बता रहे हैं, अभी आपने देखा 2 दिनों पहले 10 करोड़ रुपया एक मामूली एमएलए के पास पकड़ा जाता है। इनके सांसद बेगूसराय के हैं गिरिराज सिंह, उनकी आवाज पे 3 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, और इनके पूरे खानदान में छापा मार दिया। किसी एक कोई व्यवसायी है, उसके यहाँ 1 करोड़ रुपया मिल गया, आधा किलो सोना मिल गया, उसके लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। इनके सांसद के यहाँ 3 करोड़ रुपया मिला, इनके विधायक के यहाँ 10 करोड़ रुपया मिला। देखिए, असल बात क्या है कि पूरे देश के भ्रष्टाचारी के सरगना प्रधानमंत्री बन गए हैं। जितने भी देश के भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा ने लगाया, जिसपे भी लगाया, सब आज प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। चाहे येदियुरप्पा हो, सबसे भ्रष्टाचारी यही कहते थे प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। मुकुल राय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, शर्मा जी हैं। जितना नाम अख्तरुल साहब आप गिना रहे हैं, इसको मैं 2-2 बार गिना चुका हूं शो पे सर, और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ गलत को आप अपने गलत से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो सवाल मैंने बीजेपी से पूछ लिया और 2-2 बार पूछा सर, इसी कार्यक्रम में 2 बार पूछ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने सवाल से आप बच जाएंगे। आप लालू यादव जी को भी सजा हुई है, चुनाव लड़ने पर रोक लगी, तो ये सारी बातें भी तो आई हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पहले से मामले हैं, जिसके सबूत दिए गए हैं, आप उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, लेकिन अपने सवालों के जवाब भी दे जाइए। सुधाकर जी, ये क्या प्रमाणित करता है कि पूरे जिसको भाजपा ने भ्रष्टाचारी कहा, वो सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। जब हम 20 नाम गिना देंगे, जो बड़े बड़े 1-1 लाख करोड़ का जिससे आरोप है अजीत पवार पर, तमाम लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, पूरे देश के भ्रष्टाचारी। कैसे ये जवाब देंगे? कोई जवाब है इनके पास? भाजपा ने ही सबको कहा है भ्रष्टाचारी है, तमाम लोग का लिस्ट गिना देंगे। 20 ऐसे लोग हैं इस देश में जिसके साथ प्रधानमंत्री के साथ आज वो लोग खड़े हैं। वो चाहते हैं विपक्ष के लोग भी इनके साथ खड़े हो जाएं, इनके कदम में कदम मिला के चले, इनके आदेशानुसार करें, हम गठबंधन ना करें, हम चुनाव ना लड़ें, इनको ठीक है आपकी ये पॉइंट। मैं एक बार संजय जी फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं आप पर मुख्य आरोप यही लग रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप चाहते हैं कि विपक्ष का जो भी नेता मजबूत हो रहा है उसे कमजोर कर दिया जाए, और बीते कुछ समय में आप लोगों की सक्रियता इसी बात को लेकर आरोप लग रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात हो, वहां भी आरोप लगा रहे हैं कि सिसोदिया को आप लोग लेना चाहते थे, बिहार में भी नीतीश जी कह रहे, तेजस्वी जी कह रहे हैं सरकार अस्थिर कर जाते हैं। तो क्या 24 को लेकर आप लोग डर गए, इस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमसे घबराए हुए हैं। तो मैं शुभांकर जी आपको बता दूं, मैं आपको अख्तरुल साहब एक बार बात सुन लेते हैं। कार्यक्रम का नाम केवल दंगल है, यहाँ दंगल नहीं करते हम, कार्यक्रम का नाम केवल दंगल है सर, बात अपनी बारी बारी में रखेंगे। जी संजय जी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमारी ताकत से घबरा गए हैं। मुझे तो हंसी आती है कि जिस पार्टी का लोकसभा के अंदर एक भी मेंबर नहीं है, उससे घबरा कौन रहा है भाई? दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर दिल्ली में बैठी हुई है, और हम इनसे घबराए हुए हैं। पहली बात तो ये, और आप ये जो लचर तर्क दे रहे हैं, आप अगर ट्रेन में यात्रा करेंगे विदाउट टिकट पकड़े जाएंगे, ये तर्क दे रहे हैं कि कल बहुत लोग विदाउट टिकट गए थे। अरे आप तो टिकट दिखलाइए, और नहीं तो फाइन भरिए, नहीं तो जेल जाइए। उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। आप अपने को बेगुनाह साबित करिए, आप जांच के घेरे में हैं। आप बताइए जमीन कहां से आया, मकान कहां से आया, सोना कहां से आया? आप बताइए कि सोना कहां से आया, ये संपत्तियां कहां से आई? लालू जी तो कहते थे कि चपरासी का भाई हूँ, चपरासी के भाई के पास कहा कि भाई से अधिक संपत्ति का सवाल पूछा जाए कि चपरासी के भाई के पास भैंस चराने वाला जो अपने को कहता था, उसके पास अकूत धन संपदा कहां से आई? ठीक है संजय जी अब जवाब लेता हूं मैं। संजय जी आपने थोक के भाव सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लेता हूं सर मैं।
अख्तरुल साहब, देखिए वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वही वो पूछ रहे हैं और उसको उन्होंने अपने अंदाज में पूछा है कि ये संपत्तियां जो आई हैं उससे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, और दूसरा सवाल कि किसी ने गलत किया उससे ये साबित नहीं होता कि आपने गलत नहीं किया। आप अपने गलत का जवाब दीजिए कि ये सारे मामले जो आए जहां सीबीआई चार्जशीट में सबूत का जिक्र कर रही है वो कैसे है और इससे कैसे बचेंगे। और एक आरोप और भी लगाया सुशील मोदी ने, कहा कि लालू यादव की बेटियों को लेकर जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि लालू यादव ने अपनी बेटियों को फंसाया है अलग अलग कंपनीज ने बड़े बड़े पदों को देकर। देखिए, कौन नहीं जान रहा है कि लालू जी किस गंभीर बीमारी से अभी बच करके आए हैं, क्रिटिकल पोजीशन में है। उनकी बहू तेजस्वी जी की पत्नी वो इमोशनल कार्ड, उनके छोटे छोटे बच्चों बीमारी से जांच एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ये डराक झुकाना चाहते हैं, किसी भी हाल में भाजपा के सामने झुको, हमसे या तो गठबंधन करो, नहीं तो नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ो, जदयू से गठबंधन तोड़ो, हमको बिहार में स्पेस दो, हमको। अरे आपको तो हम चिमटा से छूना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको हम चिमटा से भी नहीं छुएंगे, भ्रम निकाल दीजिए। और आपको अगर लगता कि मेरे पास आने से आप बच जाएंगे तो आप पहले आ गए होते। ये गलत तर्क मान दीजिए। आप ये बताइए ना, ये संपत्ति कहां से आई है? जब लालू जी कहते थे कि मैं चपरासी का भाई हूं, मैं चपरासी का भाई हूं, भैंस चराता था, तो एक चरवाहा के पास, भैंस चराने वाले के पास, चपरासी के भाई के पास, उनके परिजनों के पास ये खुद धन संपदा कहां से आई? इसका जवाब दीजिए। चाय बेचने वाला प्लेन से घूम रहा है अडानी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप बीमार हैं, लाचार हैं, ये इससे सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। कानून एजेंसी आप पर रहम नहीं करने वाली है, वो जांच करेंगी, साक्ष्य सबूत आपके खिलाफ है, कार्रवाई होगी। जो करना है कर लो आप, सत्ता के लिए जो दुरुपयोग करना है। और जेल की सजा काट रहे हैं, बेल पर है, तो ये न्यायालय ने ना आपको सजा ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने अपने अपने तर्क रख दिए, बाकी मेहमानों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, न्यायालय ने सजा दिया है। ठीक है, अख्तरुल जी और संजय टाइगर जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। अब आप दोनों थोड़ा ठहर जाइए। ठीक है सर, आप दोनों को हमने काफी समय दिया, कुछ लड़ाई अपने अपने सोशल मीडिया के लिए बचा लीजिए या टीवी बाइट्स के लिए। अब डिबेट में बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों की वॉल्यूम थोड़ी सी की जाए क्योंकि काफी समय इन दोनों को हमने दे दिया है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी हम आपके पास आएंगे। ये इमोशनल कार्ड वाला तर्क कहां तक जायज है कि देखिए वो बीमार हैं क्योंकि लालू जी जमानत पर भी हैं, अब सेहत के हालत को देखकर जमानत दी गई, तो ये जो बीजेपी कह रही है कि एजेंसियों में इमोशनल कार्ड नहीं चलता, आप मानते हैं? क्योंकि ये भी सच है कि इस देश में लाखों लोग ऐसे होंगे जो शायद सजा याफ्ता होंगे बीमारी के चलते या परेशान होंगे। हालांकि ये भी सच है कि राजनेता अपने आप को भगत सिंह बताते हैं और बाद में पत्नियों की तबीयत, दिल्ली में भी बीजेपी आरोप लगा रही है, यहां पर ही मामला आ रहा है, तो ये कहां तक जायज है इमोशनल कार्ड जिसका जिक्र करे बीजेपी? देखिए सुभांकर जी, आज जो ये कार्रवाई हो रही है और जिस तरह की कार्रवाई लगातार भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते हो रही है, वैमनस्यता के चलते हो रही है, इसमें यह बात आती है कि जिस तरह स्वास्थ्य उनका खराब है, लालू जी का, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में 2 दिन 4 दिन 5 दिन आगे पीछे भी चल सकता था और कोई ऐसा नहीं है। इतने वर्षों से आप जब रोक के रखे थे इस केस को, तो 2-4 दिन बाद भी आप कर सकते थे, थोड़ा स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता। तो वो कोई भाग तो नहीं रहे हैं देश छोड़ के, देश में है और तबीयत निश्चित तौर पर खराब है। लेकिन 2-3 बात जल्दी से दर्शक देख रहा होगा सर, वो ये सोच रहा होगा कि आम आदमी के मामले में ऐसा हो सकता है कि आम आदमी के मामले में भी होता है, रियायत मिलती है, और भाजपा के मामले में तो पूरी ही रियायत है। देखिए ना, कई सालों से इन लोगों के नेताओं के यहां कोई कार्रवाई जा रही है। एक चपरासी ईडी सीबीआई का जा रहा है, मैं तो बार बार पूछ रहा हूं ईडी कहां है? येदियुरप्पा का केस क्यों कहां चला गया? कहां शुभेंदु अधिकारी का केस चला गया? अभी चुनाव हुआ है मेघालय में, जो अभी संगवा जी हैं, जो अभी शपथ ग्रहण लिए और प्रधानमंत्री जी जाके ऐसे भाषण दे रहे थे, चुनाव से 4 दिन पहले का वीडियो उठाइए, उसी संगमा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे थे। ये कैसा, ये टर्निंग पॉइंट कैसे है? बयान पर जाइए, मैं आपको 10 राज्य उदाहरण दे दूंगा जहां प्रधानमंत्री की भाषा और वो भी चुनाव के वक्त अपने नेताओं की बयानबाजी की बात नहीं, नेताओं की बयानबाजी की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो जनता जानती है। हाँ, इसका मतलब प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल फिर आपसे ये है, सियासी गियर कैसे चेंज करते हैं? नहीं, आप ठीक बोलिए, आप कह रहे होंगे, लेकिन यही सच है कि यही अखिलेश, यही मायावती जो आपके साथ आए, यही इनके साथ चुनाव लड़ा आपने, यही पहले आपको बोलते थे, आप लोगों ने तारीफ की, आज फिर आपके साथ वो खड़े नहीं हो रहे। तो राजनेताओं में चलता रहता है, लेकिन कई और मेहमान भी हमारे साथ, उनके पास भी आता हूं मैं, और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता है, उनके पास ही को चलते हैं। सर जरा ये बताइए कि बिहार में जो ये चल रहा है पूरा मामला, इमोशनल कार्ड वाला की गर्भवती पत्नी
या फिर बेटियों को नहीं छोड़ा गया? लालू जी ने कहा कि मैंने इमरजेंसी का दौर देखा, वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ, या लालू जी कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, इस वजह से किया जा रहा है। एजेंसियों का दुरुपयोग आपको लग रहा है? और ये इमोशनल कार्ड का असर चुनाव को लेकर है या वाकई में इसका कोई असर है? और क्या रियायत देनी चाहिए थी? अगर उनकी सेहत में वाकई में इतनी खराबी है या पत्नी गर्भवती है तो फिर इसको टाला जा सकता था? देखिए शुभांकर जी, एक तो बात, ये सब जितने लोग हैं ये पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिशियन है इसीलिए ये तीन बातें कर रहे हैं: पॉलिटिकल वेंडेटा, विक्टिम कार्ड और तीसरा इमोशनल कार्ड। क्योंकि इनको पता है कि हमारा बचाव तो सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है, इसलिए ये तीनों बातें कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेडिकल ग्राउंड इज नो ग्राउंड। मेडिकल का ग्राउंड से थोड़ी लीनियंसी तो मिल जाती है जब आप बेल की बात करते हैं, अदरवाइज उसमें कन्विक्शन में या इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और नंबर 2 ये बात है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का प्रोटोकॉल देख लिए कि वो घर गए हैं, वहां जाके बाकायदा रिकॉर्डिंग की है, प्रॉपर इनके घर में बैठ के पूछताछ की है। मतलब क्या उन्होंने जाति की है? ये तो उनका अधिकार है ना कि आपके घर जाके आपसे बाकायदा आपके ड्राइंग रूम में बैठ के, और इससे ज्यादा प्रिविलेज क्या लोगे? एक आदमी के साथ तो ये नहीं होता। ये चूंकि एस्टेब्लिश लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए बेनिफिट मिल रहा है, और इसमें भी मौका तलाश रहे कि जी पूछताछ क्यों कर ली, पहले अपनों को पकड़ो फिर दूसरों को पकड़ो। मतलब क्या, कहां ले जा रहे हैं? ठीक है, आपने ये अच्छी बात कही कि भाई 2004 से 9 तक जो ठीक है। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार जी जब बात करप्शन की आती थी तो जीरो टॉलरेंस हमेशा कहते थे, अब थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। यही आरोप लगाकर आपकी पार्टी के एक सदस्य थे उपेंद्र कुशवाहा जी, वो चले गए कि तेजस्वी जी का झुकाव जो है वो ज्यादा नजर आने लगा है। और अब यहां पर करप्शन को भी आज हमने देखा कि नीतीश कुमार जी जस्टिफाई कर रहे थे कि देखिए 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। पहले नीतीश जी ऐसा नहीं बोलते थे, वो स्पष्ट बोलते थे करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, अपने मंत्री से भी इस्तीफा लूंगा और सरकार भी छोड़ दूंगा। नीतीश जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति तब भी रखी है, आज भी रखी है, तब भी जो फैसला लिया था इसी को लेकर रखा था। आपने आज का उनका बयान सुना होगा, बयान में साफ है कि 5 वर्षों में हुआ क्या, नतीजा क्या आया। वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। भाजपा के लोगों की नीति साफ है, जो उनके साथ है वो सबसे बेहतर है, जो उनके खिलाफ है हर हथकंडा अपनाओ ताकि उनको नीचा दिखाया जाए। ठीक है संजय टाइगर जी, समय का मैं आखिरी सवाल आपसे, गिरफ्तारी होगी या केवल माहौल बनेगा? क्योंकि माहौल तो बीते कई सालों में बना हुआ है, जांच कई बार चली है। देखिए इसके बारे में तो ये तो कानून एजेंसी से, जो जांच एजेंसी है, जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, विपक्ष कह रही है आप ही करवा रहे सर, वो कानून एजेंसी आपकी है, आपको पूछ के नहीं गई है कि अरेस्ट करना है कि नहीं। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सर आप ही लोग कानून एजेंसी है, लगता है इसीलिए आपसे पूछ लिया जाए। भी कहा कि अरे भाई आप ठीक है सर, हमारी कोशिश है सवाल पूछने की, हमने कोशिश की इस पूरे मामले को समझा जाए कानून के पहलू पर, सियासत के पहलू पर और माहौल बनाने के पहलू पर भी। उम्मीद है दंगल का आपने लुत्फ उठाया होगा, कई सारे सवाल थे। हालांकि सवाल बड़े महत्वपूर्ण है, क्या 24 के पहले ये भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई है या पॉलिटिकल कार्रवाई है?